हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ दुबे एंड यू आर वाचिंग गाइडमेंट। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं क्लास 9 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आइए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो आएगा फोर्स का। तो यानी हम लोगों को फोर्स को पहले अच्छे तरीके से समझना होगा। तो दोस्तों, फोर्स एक ऐसा हथियार है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सके। स्टेट चेंज कहने का मतलब, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो उसको हम लोग मोशन में ला सके, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको हम लोग रेस्ट में ला सके। तो फोर्स इस चीज में हम लोगों को हेल्प करेगा। वो कैसे? तो देखिए, सपोज एक सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। एक मान लीजिए मेटल बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये रेस्ट पे है, यानी रुका हुआ है। तो इसको हम लोग अगर मोशन में लाना चाहते हैं तो कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा इस पे। तो सपोज हम लोग इस डायरेक्शन से इस पे कुछ एफर्ट लगा रहे हैं और इस एफर्ट का नाम ही फोर्स है। तो जब हम लोग इस डायरेक्शन से इसमें कुछ फोर्स लगाएंगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो मेटल ब्लॉक है, ये मूव करना स्टार्ट कर जाएगा इस डायरेक्शन में। यानी ये टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करेगा, तो ये मोशन में आ जाएगा। तो फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल था एक बॉडी को रेस्ट से मोशन पे लाने में। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। इस केस में क्या है कि ये मेटल ब्लॉक सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, यानी इस डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रहा था और अपना पोजीशन चेंज कर रहा था टाइम के साथ। यानी इसको कह सकते हैं हम लोग ये मोशन में है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को रेस्ट में लाने के लिए क्या करना होगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करना होगा। यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये है, यानी इस डायरेक्शन में बॉडी ट्रेवल कर रहा है। तो हम लोगों को उसके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करना होगा इस बॉडी को रोकने के लिए, ठीक है। तो एक टाइम के बाद क्या होगा दोस्तों कि जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी जो है रेस्ट में आ जाएगा। तो ये फोर्स के हेल्प से जो एक बॉडी मोशन में था वो रेस्ट पे आ गया, ठीक है। तो पहला बात क्लियर हो गया। तो वही चीज वहां पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ये फोर्स इज एन एफर्ट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और एट मोशन। इट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। ये बात तो क्लियर हो गया। दूसरा बात क्या है कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसी केस में देखिए, इस वेलोसिटी से ये बॉडी ट्रेवल कर रहा था, अचानक से क्या हुआ कि ये मूव करना बंद कर दिया और रेस्ट में आ गया, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी चेंज हुआ। और इस केस में क्या हुआ कि बॉडी रुका हुआ था, रेस्ट पे था, और इसके पास अचानक से डायरेक्शन आ गया और इस डायरेक्शन में वो मूव करने लगा इस फोर्स के कारण, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया। अब आता है अगला बात की वो है फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो कैसे? तो अगर हम लोग एक स्टोन का एग्जांपल लेते हैं, यानी पत्थर का, तो पत्थर का कुछ एक शेप होता है, लेकिन जब हम लोग उसको एक हैमर से लेके बहुत जोर से स्ट्राइक करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि वो स्टोन जो है वो पीसेस में ब्रेक हो जाता है, यानी टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि स्टोन का जो शेप होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो पहले शेप था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो छोटे छोटे पीस में बढ़ जाता है। तो वो फोर्स ही था, वो हैमर से जो हम लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो क्या था, फोर्स ही था। तो ये वाला भी एग्जांपल क्लियर हो गया। अब क्या है कि टू डू एनीथिंग आइदर वी पुल और पुश द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर दिस पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या है, जैसे डोर को लेते हैं, दरवाजे को, तो दरवाजे पे आप लोग देखे होंगे लिखा होता होगा पुल और पुश, ठीक है। यानी कहीं कहीं पे खोलने पे यानी हम लोगों को पुल करना पड़ता होगा, और जब हम लोगों को अंदर जाना होता होगा तो पुश करना होता होगा। तो ये जो पुल और पुश है ये भी क्या है, फोर्स ही है। हम लोग किसी फोर्स से ही पुल कर रहे हैं और किसी फोर्स से ही पुश कर रहे हैं, तो इसी पुल और पुश को फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला बात भी क्लियर हो गया। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था फोर्स के बारे में। दोस्तों, फोर्स बेसिकली दो तरह का होता है डिपेंडिंग अपॉन रिजल्टेंट फोर्स, यानी रिजल्टेंट फोर्स के बेसिस पे फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है बैलेंस फोर्सेस, दूसरा है अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्स में क्या होता है, तो देखिए एक एग्जांपल से उसको हम लोग समझते हैं। जैसे ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है, वो एक सरफेस पे है। तो अभी क्या है कि इस पे दोनों साइड से फोर्स लग रहा है। इस साइड से जो फोर्स लग रहा है वो हम लोग F1 कंसीडर कर रहे हैं, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इस साइड से वो F2 कंसीडर कर रहे हैं। और दोनों फोर्स का जो अमाउंट है, यानी दोनों फोर्स का जो वैल्यू है वो सेम है, यानी F1 इज इक्वल टू F2 है। तो इस केस में क्या होगा कि रिजल्टेंट जीरो होगा। रिजल्टेंट कहने का मतलब इस दोनों फोर्स का डिफरेंस, यानी F2 माइनस F1 अगर हम लोग करें तो वो जीरो आएगा, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी। मान ली 5 है तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। यानी F1 F2 का वैल्यू अगर हम लोग 5 कंसीडर करें तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो इस केस में। तो जब रिजल्टेंट जीरो आता है तो बॉडी क्या होता है, मूव नहीं करता है, वो रेस्ट पे रह जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहा है,
तो क्या होगा कि बॉडी मूव नहीं करेगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, बॉडी रेस्ट में रह जाएगा। ठीक है, तो ये पहला केस था और यही बैलेंस्ड फोर्स का केस है। वही चीज बोला जा रहा है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेज इज इक्वल टू 0 इट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्सेज। ठीक है, यानी F1 F2 जो है वो बैलेंस्ड फोर्सेज का एग्जांपल है। अब अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में क्या होगा, तो देखिए इस केस में भी दो फोर्स लगेगा, एक इस डायरेक्शन में जो कि F1 है और एक इस डायरेक्शन में जो कि F2 है। ये एरो एक्चुअली डायरेक्शन बता रहा है फोर्स का। इस केस में क्या है कि F1 का जो वैल्यू है वो बड़ा है F2 से, यानी इस केस में अगर हम लोग F1 माइनस F2 करें, ठीक है, F2 माइनस F1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो F1 माइनस F2 करें अगर, एक्चुअली F1 बड़ा है तो इसलिए ये ऐसे कर रहे हैं, तो इसका कुछ एक वैल्यू आएगा, एक डेफिनेट वैल्यू आएगा, क्योंकि F1 बड़ा है। सपोज F1 10 है और F2 8 है, तो 10 माइनस 8 करेंगे हम लोग तो 2 आएगा। तो फोर्स का वैल्यू जब 2 आ रहा है यानी ये 0 से बड़ा है, ये रिजल्टेंट जो है वो 0 से ग्रेटर है। तो इसी केस में क्या होगा कि ये बॉडी मूव करेगा, यानी ये बॉडी रेस्ट पे नहीं रहेगा, ये बॉडी मूव करेगा। ठीक है, तो अब किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो क्योंकि F1 बड़ा है और F2 छोटा है, तो इसका कहने का मतलब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि F1 का डायरेक्शन ये वाला है। ठीक है, तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये अनबैलेंस फोर्सेस का केस है, यानी F1 F2 क्या है, अनबैलेंस फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट का वैल्यू 0 से बड़ा है। वही चीज बोला जा रहा है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेज आर ग्रेटर देन 0 द फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेज। तो इसी तरीके से इसको हम लोग समझते हैं एकदम सिंपल तरीके से। तो आइए आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन को हम लोग देखेंगे, उसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अभी ये जो इनर्शिया वर्ड है इससे हम लोग फेमिलियर नहीं है, लेकिन तुरंत ही फेमिलियर हो जाएंगे। तो पहला लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आके ना लगे। कहने का मतलब जैसे एक फुटबॉल ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, तो वो तब तक फुटबॉल ग्राउंड पर ही रहेगा जब तक हम लोग उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। एक्सटर्नल फोर्स कहने का मतलब जब हम लोग उसको अपने पैरों से मारेंगे तभी वो फुटबॉल आगे जाएगा, नहीं तो वो वहीं पर रहेगा। ठीक है, तो अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल हम लोग उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें। और अगला एग्जांपल आता है वो ये है कि मोशन में अगर कोई बॉडी रहे, यानी अगर वही फुटबॉल मोशन में रहता, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हम लोगों को किसी का हेल्प लेना होगा। मान लीजिए अपने हाथों से ही रोकेंगे उसको, ठीक है, तो उस केस में भी क्या है कि अगर वो बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल हम लोग उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, जो कि हम लोग अपने हाथों से करते हैं। ठीक है, तो वही चीज बोला जा रहा है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट विल रिमेन इन रेस्ट अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट इट्स। ठीक है, कहने का मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा तब तक जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। और सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट टू चेंज इट स्टेट। सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है फुटबॉल का, आप लोग कभी भी उससे रिलेट कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। तो ये पहला लॉ ऑफ मोशन था। अभी इनर्शिया को हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग इनर्शिया को समझते हैं। तो इनर्शिया का डेफिनेशन आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे कि वो क्या लिखा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ व्हिच इट रेजिस्ट्स टू गेट डिस्टर्ब इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी वो जो फुटबॉल ग्राउंड पे रखा हुआ था तो वो खुद ब खुद तो हिल नहीं रहा था अपने पोजीशन से, तो वही प्रॉपर्टी जिससे वो रेस्ट पे है, ठीक है, उसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। यानी अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, और अगर वो फुटबॉल मोशन पे रहता तो वो मोशन में ही रहना चाहता। तो ये जो मोशन में ही रह रहा है या रेस्ट में ही रह रहा है, ये एक प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है जिसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, वही चीज वहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ था। तो अगला बात क्या है कि इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। मास के टर्म में हम लोग इनर्शिया को मेजर करते हैं। वो कैसे, तो देखिए अगर सपोज वो फुटबॉल के जगह वहां पर कोई एक पत्थर रखा रहता बड़ा सा, ठीक है, तो क्या हम लोगों को वही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने पे वो पत्थर हिल जाता अपने जगह से? यानी अगर हम लोग फुटबॉल रहता तो हम लोग आसानी से पैर से किक करते तो वो फुटबॉल मूव कर जाता, लेकिन वही सेम अमाउंट से अगर हम लोग अपने पैरों से उस पत्थर को मारेंगे तो हम लोगों को ही चोट लगेगा और पत्थर वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इससे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि मास इंक्रीज हो गया है, इस कारण से इस बार बॉडी मूव नहीं करेगा। तो अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है, यानी उसका टेंडेंसी ज्यादा है कि वो रेस्ट में ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि मास और इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है। ठीक है, तो वही चीज बोला जा रहा है कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इट मींस दैट इनर्शिया इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मास एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन मास। ठीक है, मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, और अगर मास किसी बॉडी का कम है तो इनर्शिया भी कम है।
इसका कहने का मतलब आप लोग समझ ही चुके हैं, फुटबॉल का एग्जांपल और स्टोन का एग्जांपल आप लोग ले लीजिएगा, ये आसानी से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो अगला टॉपिक है वो है मोमेंटम। तो दोस्तों मोमेंटम अभी हम लोगों को इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम का यूज है। तो आइए देखते हैं मोमेंटम आखिर है क्या। तो द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड मोमेंटम। इसका कहने का मतलब कि एक्चुअली मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, यानी मोमेंटम जो है इसको पी से डिनोट कर रहे हैं, वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एम इंटू वी, जहां पे m क्या है तो मास ऑफ द बॉडी और v क्या है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, अभी इसका एसआई यूनिट पे आते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो इस एसआई यूनिट प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मास का एसआई यूनिट रख देंगे, वो क्या होता है तो केजी, फिर वेलोसिटी का एसआई यूनिट रख देंगे जो कि होता है मीटर पर सेकंड। तो हम लोगों के पास मोमेंटम का एसआई यूनिट आ जाएगा जो कि हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगला बात आता है कि द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट दैट इज नॉन मूविंग इज इक्वल टू जीरो, यानी जो बॉडी रेस्ट में रहे उसका मोमेंटम जो है वो जीरो होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू वी। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में यानी उसका वेलोसिटी जीरो है, तो हम लोग जब यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो मोमेंटम जीरो आ जाएगा। इसी कारण से रेस्ट में जब बॉडी रहेगा तो उस केस में मोमेंटम हमेशा जीरो आता है। दोस्तों मोमेंटम को हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो वो ये है कि जैसे अगर हम लोग रोड पे जब बाइक अपना चलाते हैं तो हम लोग हमेशा क्यों बोलते हैं कि धीरे स्पीड में चलना चाहिए। ऐसा इसलिए बोलते हैं ताकि हम लोगों का मोमेंटम कम रहे। मोमेंटम अगर कम रहेगा तो बाय द वे अगर हम लोग किसी से कोलाइड भी कर जाए तो उस केस में जो हम लोगों का इंजरी का चांस हो वो कम रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बहुत तेज से जाए तो हम लोगों का मोमेंटम भी ज्यादा रहेगा। तो अगर हम लोग किसी से टकराते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा सीरियस एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा हम लोग बोलते हैं कि हमेशा हम लोगों को अपने गाड़ी का स्पीड कम रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा m इंटू वी होता है। तो अगर हम लोग v को जितना कम रखें तो उतना ही फायदा है, क्योंकि मास तो फिक्स है। जो हम लोग अगर बाइक चला रहे हैं तो उसका मास तो फिक्स है, लेकिन वेलोसिटी हम लोग के हाथ में है, क्योंकि हम लोगों के हाथ में एक्सेलरेटर है। तो अगर हम लोग वेलोसिटी को ज्यादा कर देंगे तो मोमेंटम भी ज्यादा हो जाएगा। तो इससे हम लोग एक और रिलेशन निकाल सकते हैं कि मोमेंटम जो है वो मास से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेटेड है और वेलोसिटी से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को देखते हैं। सेकेंड लॉ से दोस्तों हम लोगों को फोर्स के बारे में डिटेल में आइडिया मिलता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग जाने से पहले इसको मैथमेटिकली देखेंगे, यानी इसके स्टेटमेंट पे जाने से पहले हम लोग इसको मैथमेटिकली देखने का कोशिश करते हैं। तो देखिए वो कैसे। तो सपोज हम लोग एक बॉडी को लेते हैं जिसका मास m है। ठीक है, और उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है, यानी वो बॉडी मूव कर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज है तो इसका मोमेंटम भी चेंज होगा, यानी इनिशियली मोमेंटम कुछ और होगा और फाइनल में कुछ और होगा। तो इनिशियल में मोमेंटम जो है वो हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी लेंगे क्योंकि इनिशियल मोमेंटम निकाल रहे हैं तो mu हो गया, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, तो mv। ठीक है, तो अभी हम लोग चेंज इन मोमेंटम जब निकालेंगे, यानी मोमेंटम में चेंज, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो हम लोग जब चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, कहने का मतलब mv माइनस mu करेंगे, है ना। तो यहां पर हम लोग m को कॉमन ले सकते हैं और v माइनस u रह जाएगा। तो हम लोग के पास चेंज इन मोमेंटम आ गया, और इसका जब हम लोग रेट निकालेंगे, यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो जब भी हम लोग किसी चीज का रेट निकालते हैं यानी टाइम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम ये है, इसको हम लोग टाइम में बात करें तो क्या हो जाएगा कुछ ऐसा, डिवाइड कर देंगे उसको हम लोग t से। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा जो कि होगा m इंटू वी माइनस यू बाय टी। ठीक है, अब आते हैं अगले चीज पे। तो इसके स्टेटमेंट पे अब आते हैं हम लोग, जो कि है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, अनबैलेंस्ड फोर्स के, उसी के डायरेक्शन में। कहने का मतलब कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी
एम वी माइनस यू बाय टी। ठीक है, यही बोलता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो देखिए इसको हम लोग कैसे समझते हैं। एक्चुअली एक्सेलरेशन का हम लोगों के पास एक एक्सप्रेशन आया था मोशन चैप्टर में, कुछ ऐसा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आया था और ये एक्सेलरेशन का डिफिनेशन भी है। वो क्या है? तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि v माइनस यू बाई टी है, तो इसको हम लोग a से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी है। तो ये वाली चीज हम लोग पुट ही कर सकते हैं इस पे। तो हम लोगों के पास f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा m इंटू a। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों के पास एक रिलेशन आ गया। वो क्या? तो फोर्स और मास के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है और फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो जब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम लोग के से डिनोट कर रहे हैं, और बाकी चीज तो रह ही जाएगा। इस कांस्टेंट को हम लोग 1 लेके चल सकते हैं। तो जब हम लोग इसका वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हम लोगों के पास फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा फाइनल वाला, वो है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहां से हम लोगों को फोर्स का एक एक्सप्रेशन मिला। इसलिए मैंने बोला था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों को फोर्स के बारे में डिटेल में आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो अभी इसका हम लोग SI यूनिट निकालते हैं। तो SI यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे कि मास का हम लोग SI यूनिट पहले पुट करेंगे। तो मास का SI यूनिट क्या होता है? kg। और एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये सारा चीज में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों के पास एक SI यूनिट आ गया जो कि है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी SI यूनिट है और इसका एक और SI यूनिट है, वो है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसका SI यूनिट भी न्यूटन है, जिसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो फोर्स को हम लोग न्यूटन से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका SI यूनिट है। ठीक है, ठीक है, तो यही चीज है न्यूटन का सेकंड लॉ। यहां से हम लोगों को फोर्स, एक्सेलरेशन और मास के बीच में रिलेशन पता चलता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे भी पूछ सकते हैं। होती है मुलाकात आप सबसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।